हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 71। 10th क्लास की वर्कशीट है, साइंस की, विज्ञान की वर्कशीट है ये। हमारा चैप्टर चल रहा है हमारा पर्यावरण। इसकी एक पिछली वर्कशीट भी आ चुकी है जिसमें खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था। तो उसमें क्या बताया था कि जैसे खाद्य श्रृंखला होती है तो हम देखते हैं कि जैसे घास है, घास किसने खाई? बकरी ने खाई। फिर बकरी को कौन खा रहा है? जैसे शेर खा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि बकरी है, जैसे घास अब बकरी भी खाती है, चूहा भी खा लेता है और हिरन भी खा लेता है। ऐसे ही जो बकरी है उसको शेर भी खा ले सकता है, भेड़िया भी, चीता भी, यहाँ तक कि इंसान भी खा सकता है पका के उसे। तो ये क्या है, इतना आसान नहीं है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो एक ही उसमें सीक्वेंस में रह जाए। तो ये सब क्या बनती है, मिलकर एक पूरा जाल बना लेते हैं जिसे बोला गया है खाद्य जाल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही जीव तक वो सीमित है। एक ही जीव को कई सारे और जो उससे बड़े जीव हैं वो खा सकते हैं। ऐसे ही घास को भी एक से ज़्यादा जीव खा सकते हैं। तो इसलिए ये सब मिलाकर बनाते हैं खाद्य जाल। तो हम देखते हैं क्या है खाद्य जाल। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। तो जब हमने पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी थी तो कोई खाद्य श्रृंखला छोटी होती है और कोई बड़ी भी हो सकती है। और जितनी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़े होते जाते हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो इस आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा एक जाल बनाते हैं। ठीक है। तो क्या है कि एक ही जीव कई जीवों द्वारा खाया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या है, जो खाद्य श्रृंखला है वो किस में बनाई जा सकती है? खाद्य जाल के रूप में। इसे ही क्या बोल रहे हैं? खाद्य जाल बोल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि जैसे आपने देखा इस वाले में बनाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर के पेड़ हैं, घास है, जो भी है, किसके जैसे चूहे के द्वारा खाया जा रहा है। तो चूहा किसके द्वारा खाया जा रहा है? बिल्ली के द्वारा। सांप भी खा रहा है उसको, सांप को फिर बाज भी खा रहा है, मोर भी खा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ही जीव को बहुत सारे जीव, अन्य जीव है जो वो खा सकते हैं। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक खाद्य जाल बना रहे हैं। तो ये आप अपने आप से सोच के भी बना सकते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला ऐसे ही बना सकते हैं अपने आप सोच के कि पहले घास को जैसे खरगोश ने खाया, खरगोश को फिर शेर ने खा लिया, या फिर घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया। तो ऐसे ही ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं? एक जाल बना लेते हैं। अब है हमारे हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप मतलब जो, हाँ, मानव हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा कैसे पर्यावरण अफेक्ट होता है। तो ये है पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में जो परिवर्तन है वो हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये क्या है, जब हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो पॉल्यूट हो रहा है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड पॉइंट है इसका ये, मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। मानव क्रियाकलाप क्या करते हैं? प्रदूषण, जैसे जितने भी अब व्हीकल्स चल रहे हैं इतने, उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो बढ़ रहा है। तथा वन उन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन है, जो वनों को काटने की जो क्रिया है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, तो उन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। फिर है, हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, ओजोन परत का ह्रास तथा कचरा निपटारा। तो जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो दो टॉपिक्स पे हम करेंगे। पहला है ओजोन परत का ह्रास या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर है जो उसका ह्रास कैसे हो रहा है, उसको जो हानि कैसे पहुंच रही है, तथा कचरा निपटारा, कि जो कचरा है, वेस्ट है, उसको कैसे डिस्पोज करना है। तो इस वाली जो वर्कशीट में हम करेंगे वो है ओजोन परत के ह्रास का अध्ययन, और जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें कचरे का निपटारा, इस पर टॉपिक पर करेंगे। तो ये है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। तो ये हमें दिख रही है, ये क्या है? हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और उसके चारों ओर ये वायुमंडल है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, स्पेस में तो कोई वायुमंडल होता नहीं है।
पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें जो ये पिंक कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है, ओजोन लेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो यूवी रेज आ रही हैं, जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आ रही हैं जो कि हानिकारक है हमारे लिए, तो उनको क्या करती है, ये उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकती है, जो ओजोन परत है। अगर वो अंदर आएगी तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे स्किन के कैंसर और रैशेस होना और बहुत सारी, और आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो जीवन यहाँ पे फिर नहीं हो पाएगा, तो वो जो भी जितने ऑर्गेनिज्म हैं सारे धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाएंगे। तो ओजोन लेयर क्या है, ये हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है पराबैंगनी किरणों से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये क्या है, ये है ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हुआ है, जो छेद हुआ है वहां पे, ये कहाँ पे है, आर्कटिक पे है जो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये है अब ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। राइट, ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जो विकिरण है उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आएंगी तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स और आईज की प्रॉब्लम और बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम और अंदर इंटरनल इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो उनसे क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है सबको। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ओजोन परत समताप मंडल में होती है। तो समताप मंडल क्या है, वायुमंडल की जो लेयर्स हैं जो बनाई हुई हैं उसमें सब समताप मंडल वाले उसमें पोर्शन में पाई जाती है जो ओजोन की परत है। अब है ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है। तो अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण O2 अणु ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देता है। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यूवी रेज जा रही हैं जो सूर्य से, और ये क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो उसको ये तोड़ दे रही है, क्या है, O2 है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया है। यूवी जो रेज हैं उन्होंने ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के परमाणुओं में इसने इसको तोड़ दिया है। फिर क्या हुआ है, इसने ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O2 और O मिलकर O3 बना देते हैं। यहाँ पे 3 एटम हो गए जो इसके ऑक्सीजन के हैं, सॉरी 3 परमाणु हो गए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ क्रिया करके O3 बना लेगा। तो O प्लस O2 गिव्स O3, ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट में अपने आप बनती रहती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इस रिएक्शन से, यहाँ पे O2 किस में बदल गई है, ये O में डिवाइड हो गया है। जो मॉलिक्यूल है वो किस में टूट गया है, एटम्स में या परमाणुओं में। अणु किस में टूट गया है, परमाणुओं में। ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं। तो अब क्या किया, जो क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, तो यूवी विकिरण के जब कांटेक्ट में आई तो वो O2 किस में टूट गई, ऑक्सीजन परमाणुओं में टूट गई, 2 में। तो और जो ऑक्सीजन अणु है वो इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके O3 बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 परमाणु हो गए ऑक्सीजन के, तो इसने क्या बना लिया, ओजोन बना लिया। अब है ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिसका उपयोग फ्रिज, AC आदि में होता है। ठीक है, तो इतने टाइम से फ्रिज में और AC में जो गैस यूज़ हो रही थी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऐसे ही होती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो ओजोन परत है इसका ह्रास होता है, इसमें हानि होती है। तो हानि होने का मतलब है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो नीचे आ सकती हैं। तो इस चित्र के थ्रू भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, और ये जो जितने भी ये पॉल्यूशन करने वाले हैं, ओजोन लेयर है जो उसका डिप्लीशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये इसका डिप्लीशन हो रहा है। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल था। तो इसमें क्या हुआ था, ये करीब 30 साल पहले ये प्रोटोकॉल हुआ था
जो संधि हुई थी उसमें क्या था, इसमें था कि जो CFC का लेवल है उसको कहाँ उतना ही बनाया जाए जितना कि वो 1986 में था, उससे ज़्यादा उसे ना होने दिया जाए। तो ये इस संधि के दौरान हुआ था और ये 30 साल पहले हुआ था। जब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। पूरे विश्व में अब सभी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त उपकरण बनाएं। तो उसके बाद से ही क्या हो गया है, पूरे विश्व में फ्रिज, AC, चाहे वो गाड़ी के AC हैं या जो घर में AC लग रहे हैं वो हैं, उनमें सब में क्या अनिवार्य हो गया कि CFC का यूज उसमें नहीं होगा, उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो यूज किए जाएंगे। अब हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो ये है ओजोन क्या है तथा ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इसका फर्स्ट आंसर हम देख लेते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में उपस्थित है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है और वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अतः यह जीवों में त्वचा और आंखों संबंधी रोगों से बचाव करती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है CFC तथा UNEP का पूरा नाम। तो इसका नाम आप ऐसे लिखेंगे, UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और CFC का लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं, तो किए जाते हैं पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो कौन से किए जाते हैं, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जो ये वाला है ओजोन का निर्माण। ठीक है, ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक कि कैसे ओजोन है जो उसका निर्माण वायुमंडल में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।